हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ क्लास 11 फिज़िक्स की। कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स के जितना ज़्यादा चैप्टर हो सके उतना कराऊँ। और आज जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो शुरुआत करने जा रहा हूँ फ्रिक्शन से। अब फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रिक्शन क्या होता है? वेन एवर टू बॉडीज़, जब भी दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो जो नीचे वाली बॉडी है या ऊपर वाली बॉडी है एक दूसरे के मोशन को अपोज करती हैं। मतलब ना तो नीचे वाली बॉडी चाहती है कि ऊपर वाली बॉडी आगे बढ़ जाए, ना ही ऊपर वाली बॉडी चाहती है कि नीचे वाली बॉडी आगे बढ़ जाए। दिस इज़ फ्रिक्शन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल लैंग्वेज में फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द फोर्स। ये क्या होती है? एक फोर्स होती है विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो ऐसी फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करे उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सपोज करके ये है कोई सरफेस, या इसे आप अर्थ बोल लो या ग्राउंड बोल लो, इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है आगे इस तरफ मूव करना चाहता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आगे मूव करना चाहता है तो ये ऑब्जेक्ट तो आगे जा रहा है, ये जो सरफेस है जो नीचे जहाँ पे मैंने अर्थ लिखा है ये नहीं चाहती कि ये आगे बढ़ जाए। तो इसलिए नीचे वाली सरफेस इसको बैक साइड पे फोर्स लगाती है, पीछे की तरफ पुश करती है ताकि ये आगे ना बढ़े। इस जो बैक साइड वाली फोर्स है इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। सो आई होप गाइस आपको बेसिक क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन क्या होता है। सो फ्रिक्शन may be defined as the force which opposes the relative motion between the two surfaces। या एक सरफेस एक ऑब्जेक्ट या दोनों ही सरफेस हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, बट वो दोनों सरफेस क्या है, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। सो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट नहीं होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन की जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, देखो इसका ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया जो है कॉन्टैक्ट में आ रहा है। अब अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, ये भी अर्थ है, ठीक है, पर ये कोई ऐसा करके ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो इसका इतना एरिया कॉन्टैक्ट जो था, इतना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा था दूसरी सरफेस के, और इसका बहुत थोड़ा सा एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो आप गैस करोगे ना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस केस में ज़्यादा होगी? यस, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। फ्रिक्शन ज़्यादा, फ्रिक्शन कम। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन कब होता है? जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है, और फ्रिक्शन क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन होता ही क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन ना होता तो, ठीक है, होता तो क्या होता, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो अभी पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन हो क्यों रहा है। ऐसा होता है कि दो सरफेसेस, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था, जैसे कि ये है अर्थ या ये है कोई भी सरफेस, ग्राउंड लिख देता हूँ, ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ये है कोई बॉक्स जिसको आप धक्का मार रहे हो इस तरफ को, मतलब आप चाहते हो कि ये उस तरफ जाए, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगी? इसकी बैक साइड में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आ रही है। अच्छा, ये एरो क्या कह रहा है? अप्लाइड फोर्स, और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को धक्का लगाऊं और ऑब्जेक्ट चला जाए आगे। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट आगे जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। अब देखो ये जो दो सरफेसेस हैं, देखने में तो लग रहा है कि ऊपर वाली सरफेस जो है ये भी प्लेन है और जो ग्राउंड है ये भी प्लेन है,
पर एक्चुअली में अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक मतलब अगर जूम करके देखोगे तो आप क्या पाओगे कि ये सरफेसेस प्लेन नहीं है, फ्लैट नहीं है। तो ये कैसी होती हैं सरफेसेस? तो जो ये देखो मैं सरफेस दिखाता हूँ ये कैसी होती हैं। ये जो मैंने ग्राउंड लिखा है ये कुछ ना कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसी जो ऊपर वाली जो बॉक्स मैंने लिखा है ये भी फ्लैट नहीं होगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, ये भी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये इर्रेगुलर होते हैं। अगर ये इर्रेगुलर हैं तो ये एक दूसरे के अंदर, इसकी सरफेस और इसकी सरफेस एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। जब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे फंस जाएगा तो क्या वो इजीली मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही है कि ये इंटरलॉक हो गया। अब आपको फोर्स लगानी है, देखो ये है ग्राउंड, ये है ऑब्जेक्ट, ये फंस गया ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, इसको बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब इसको फोर्स लगेगी तो अब ये फंस गया, अब इसको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये बाहर निकल जाए ऐसे। तो ये जो बाहर निकलने वाली फोर्स है दिस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये ऐसे फंस गए और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को जैसे फंस गया, ठीक है, और बाहर निकलने के लिए जो फोर्स लगी दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब समझ आ गया है। बिल्कुल। अब हम समझते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी तरह का होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स। यस, 2 टाइप्स। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि ये तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और ये तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट है मोशन में होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, सॉरी, है ना, फिर इसके डिफरेंस आपको लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात समझते हैं। देखो यही फिर से वही करेंगे, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये मैंने रखा कोई ब्लॉक, ये ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाई है इधर, ये आगे जाना चाहता है पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी बैक साइड में, ये तो हमने अभी तक समझ लिया। अब मैं आपको बोलता हूँ सपोज जो फ्रिक्शन फोर्स है, अच्छा पहले तो ये बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स को किस में मेजर करते हैं पता है आपको? यस, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है। फोर्स को कैसे मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो मैं कह रहा हूं कि आप सपोज करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव कराने के लिए मुझे कम से कम 5 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि 5 न्यूटन कौन सी फोर्स हुई? फ्रिक्शन। 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, और अब अगर मैं यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, 2 न्यूटन, कि ये आगे चला जाए, क्या ये आगे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अपोज करने वाली फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। फिर मैंने क्या किया कि सपोज मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा? नहीं जाएगा। फिर मैंने 4 न्यूटन लगाया तब भी नहीं जाएगा, 5 न्यूटन लगाया तब भी नहीं जाएगा। पर जब मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा दूंगा, यानी कि मैं इस तरफ को फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रही है, तो जब मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी है तो ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में आने की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, मोशन में आने की तैयारी कर रहा होगा। तो जब ये मोशन में आने की तैयारी कर रहा है, इससे पहले ये जितना भी फ्रिक्शन लगा, चाहे ये जितना भी फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट ने लगाया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा इस सरफेस से, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अभी तक इतने सारे फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दिए पर ये ब्लॉक जो है मोशन में आया नहीं है, तो फ्रिक्शन कैसा हुआ? स्टैटिक हुआ, ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाई 7 न्यूटन की, तो क्या स्टूडेंट्स अब ये आगे जाएगा? यस। 7 न्यूटन की जब मैंने फोर्स लगाई तो उसमें से 5 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वेस्ट कर दी, तो नेट फोर्स कितनी बची? 2 न्यूटन की। 7 न्यूटन की मैं फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास नेट फोर्स बची 2 न्यूटन की, तो उस 2 न्यूटन की फोर्स से ही आगे बढ़ जाएगा।
तो जब ये आगे बढ़ जाएगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर है। स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। ठीक है, तो मोशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है, अदरवाइज स्टैटिक है। आई होप गाइज इतना क्लियर है। अब एक कंसेप्ट और समझ लो मेरा, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छी ध्यान से समझेंगे हम। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर अगर सपोज करो जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, अभी इधर नहीं अभी इधर देखेंगे, ये कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैंने इधर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगाई और इधर की तरफ भी 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जितनी फोर्स इधर उतनी फोर्स इधर, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। ठीक है, पर अगर मैंने इधर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, समझ गए? और अगर मैंने 11 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? उस तरफ मूव करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन का एक नाम और होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी इसको समझेंगे, अभी मैं क्या बता रहा हूँ समझो। मैंने आपको कहा कि इस ब्लॉक को जब तक 5 न्यूटन की फोर्स नहीं मिलेगी तब तक ये ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ेगा नहीं। 5 न्यूटन से ज़्यादा मिली थी, 7 न्यूटन, तब जाके ये बढ़ा था। अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं, अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाने से ये मूवमेंट में आएगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स लगाई, किस तरफ? इस डायरेक्शन में। तो क्या ऑब्जेक्ट मूव किया? नहीं। पर आप मेरे को ये बताओ कि जब मैं इसको 1 न्यूटन की फोर्स इधर को लगा रहा हूँ तो ये बैक साइड पे कितनी फोर्स लगा रही है ये सरफेस? ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 न्यूटन। 5 न्यूटन तो इस सरफेस ने इस सरफेस के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगानी है। पर जब तक मेरी फोर्स 5 न्यूटन के बराबर नहीं हो जाएगी, क्योंकि सरफेस तो 5 न्यूटन की फोर्स लगा ही रही है, पर जब तक मेरी फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो 5 न्यूटन की नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये फोर्स चेंज करती है। मतलब अगर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुझे 5 न्यूटन नहीं लगेगी, मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगी। ओके, अगर मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई कि ये आगे बढ़ जाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन नहीं लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन ही लगेगी। अभी मैं समझाऊंगा, सुन लो ध्यान से। अगर मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई कि ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन की ही लगेगी। पर अगर मैंने फोर्स लगाई 7 न्यूटन की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7 न्यूटन की नहीं लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो सकता था? 5 न्यूटन। तो जब मैंने 7 न्यूटन की फोर्स लगाई कि ऑब्जेक्ट बढ़ेगा आगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी 5 न्यूटन। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लगेगी, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? 5 न्यूटन। अगर जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, सपोज जैसे मैंने कहा 1 न्यूटन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके बराबर हो जाता है। यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? वेरिएबल होता है। यही बताने वाला था मैं आपको। वेरिएबल कैसे? मैक्सिमम फोर्स ये इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी वो 5 है, मैं फोर्स दे रहा हूँ 2 न्यूटन की, तो ये 5 न्यूटन थोड़ी लगाएगी। ये देखो, ध्यान से देखो, मैंने इधर को लगाई 2 न्यूटन और ये सरफेस पे बैक साइड में लग रही है 5, तो सरफेस तो इस तरफ मूव करने लग जाएगी, नहीं लग जाएगी क्या मूव करने? देखो, मैं तो इधर को लगा रहा हूँ 2 न्यूटन फोर्स और ऑब्जेक्ट लगा रहा है 5 न्यूटन, तो इस तरफ नहीं चली जानी चाहिए सरफेस। पर ऐसा कभी होता है क्या? ये बोर्ड यहाँ से खिसक थोड़ी रहा है। अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स से आगे बढ़ेगा। अब ये लो, मैंने इस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, अब मैंने कितनी फोर्स लगाई इस पर? 1 न्यूटन की। तो ये मुझे 5 न्यूटन की फोर्स थोड़ी लगाएगा, ये भी मुझे 1 ही न्यूटन की फोर्स लगाएगा, बैलेंस करेगा। जब मैं इसको लगाऊंगा 5 न्यूटन की, ये तब भी मुझे
तब मुझे कितनी लगाएगा, 5 न्यूटन ही लगाएगा। पर जब मैंने इसको लगाई 15 न्यूटन की फोर्स, इसकी मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती थी, 5। तो 15 - 5 बचा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन की जो एक्स्ट्रा फोर्स लगी है उसकी वजह से बोर्ड आगे मूव करेगा। सो देयरफॉर, आपको समझ आ गया होगा, देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। और जब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू होती है, जैसे कि 5 न्यूटन हमने यहाँ पे इमेजिन करी है, उस वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए? सपोज करके कोई ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन की फोर्स तक रुका रहेगा, यानी कि 10 न्यूटन की फ्रिक्शन की फोर्स है, उसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी वो फिर आगे मूव करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्स लगेंगी 1 से लेकर के 9 तक, वो क्या कहलाएंगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। पर इस ऑब्जेक्ट पे अगर 10 न्यूटन की फोर्स लग गई, ठीक है, और 10 ही ये फ्रिक्शन लगा रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, अपना स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया। अब मैं स्टैटिक और काइनेटिक में डिफरेंस लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं स्टैटिक और काइनेटिक में डिफरेंस लिखता हूँ। अगर ये समझ नहीं आया ना स्टूडेंट्स, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, धीरे से सुनो, आराम से आपको एकदम बढ़िया से समझ आएगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में होता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इसे काइनेटिक फ्रिक्शन ही कहते हैं। ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है। अच्छा, नंबर 3 ये होता है वेरिएबल, हमेशा चेंज होता रहता है। आपने देख लिया, कभी 1 न्यूटन, कभी 2 न्यूटन, कभी 3 न्यूटन, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तब जाकर के ये कांस्टेंट होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। तो ये वेरिएबल रहता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके। और ठीक है, इतने 3-4 डिफरेंस होता है। अब जो फ्रिक्शन लगता है वो किसके इक्वल होता है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा, सपोज करके इसका वेट mg है, इसका वेट कितना है, mg। तो हमेशा वेट किस तरफ लगता है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब नीचे की तरफ क्यों लगता है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा वेट है सपोज करके 80 kg, तो मेरा वेट जो है ना, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसलिए वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है। और जो वेट के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, जो यहाँ पे फोर्स लगेगी, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो सरफेस ऑब्जेक्ट की तरफ लगाती है, और कहाँ पे लगती है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास। जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटा दूं, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन दो तरह का है, स्टैटिक और काइनेटिक। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे म्यू को बोलेंगे म्यू के। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे म्यू एल या फिर म्यू एस, चलेगा, दोनों चलेगा। एल फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन और एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर आपको निकालना हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है और आपको म्यू की वैल्यू दे रखी हो और नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल लो, तो आप बता पाओगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आपको एक एग्जांपल कराया तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक फटाफट से। देखो न्यूमेरिकल क्या है, सपोज करके कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो ये है कोई सरफेस, ये है कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वेट है 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट है। आपको कहा गया है कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2। सो फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सरफेस बैक साइड में, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यही होता है। एन क्या होता है, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ mg, और इसका नॉर्मल रिएक्शन की तरफ लगेगा ऊपर की तरफ n,
ठीक है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मोशन में तो नहीं है, मतलब मोशन में का मतलब ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे तो कोई फोर्स नहीं है, ऐसे रुका है, तो जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ही फोर्स लगेगी ऊपर। तो देयरफॉर N इज इक्वल टू mg, याद रखना है आपने, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब चलेगा इसको फोर्स लगेगी तो ऐसे जाएगा आगे की तरफ, ये ऊपर नीचे तो नहीं ना उछल रहा है ना ऊपर नीचे उछलता, अगर ये ऊपर नीचे उछलता तब हम कुछ और बात बोलते, बट अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, ऊपर नीचे नहीं उछलेगा, ये सीधा जाएगा। सो देयरफॉर N इज इक्वल टू mg। तो N इज इक्वल टू mg, m कितना है 5, और ग्रेविटी में ले लेता हूँ 10, तो 5 इंटू 10 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो F इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू दी थी आपको 0.2 इंटू एन की वैल्यू लगाई 50, तो 2/10 इंटू 50 कैंसल, 5 टू ज़ा 10 न्यूटन। सो भाई इसके ऊपर कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की, यानी कि जब तक इसको 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेगी ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा। सो अभी हमने निकाल लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 10 न्यूटन। अब सपोज करके इसी को ही मैं न्यूमेरिकल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सपोज करके इसने क्वेश्चन में बोला कि अप्लाइड फोर्स इज 15 न्यूटन। ठीक है, मान लेते हैं इसने इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि फोर्स जो अप्लाई करी गई थी वो 15 न्यूटन की थी, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट जब आगे चलेगा तो कितनी एक्सेलरेशन आएगी। सो फाइंड द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्वेश्चन पहले मैंने ये बोला था 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जो है म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन इसका 0.2 है, तो बताओ इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू एस इंटू एन, और एन किसके इक्वल होता है एम जी के। एम जी को सॉल्व किया तो आया 50, यहाँ पे वैल्यू लगाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया 10। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स जो इस डायरेक्शन में बैक साइड में लगेगी वो 10 न्यूटन की होगी। अब मैंने क्वेश्चन को और बढ़ा दिया कि सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अगर इसके ऊपर 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो क्या ये मूव करेगा? यस, ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 10 न्यूटन। ठीक है भाई, मूव तो करेगा। कितनी वैल्यू से? 5 न्यूटन नेट वैल्यू से आगे मूव करेगा, क्योंकि 15 न्यूटन आगे लग रही है और 10 न्यूटन पीछे लग रही है, तो 15 में से 10 गया 5, तो 5 न्यूटन की फोर्स से ये आगे जाएगा। ठीक है भाई, जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये आगे तो ये जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन बता देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है। अब इसकी फोर्स है कितनी, इसकी मैक्सिमम फोर्स कितनी है? इसकी मैक्सिमम फोर्स लगा रखी है हमने 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन की इसकी मैक्सिमम फोर्स है। मास कितना है इसका? मास है इसका 5 किलोग्राम। ठीक है, इनटू ए, तो A इज इक्वल टू 10/5, कट कर दिया तो आंसर आ गया 2। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे बढ़ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो ऐसे करके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट अप रहे कि क्या चल रहा है भाई, समझ भी आना चाहिए। ठीक है जी, एक न्यूमेरिकल और करा दूं आपको, एक न्यूमेरिकल और देख लो, कंसेप्ट देख लो। न्यूमेरिकल्स तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको फ्रिक्शन बता दिया क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है ये बता दिया, फ्रिक्शन कितनी तरह का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी ना इतनी वीडियो ही करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए, और या इसी में कर लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, इसी में कर लेते हैं। तो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं फ्रिक्शन की, तो अभी हम पढ़ लेते हैं angle of friction. What is angle of friction? Let's study angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था आपको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, ये है कोई सरफेस जो कि फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, ये है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है कोई ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तो लगेगा नीचे की तरफ, इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लगेगी ऊपर की तरफ, है ना। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में ताकि आगे बढ़ जाए, और इसको जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहाँ पे मिलेगी? इस तरफ। तो इस तरफ मिलेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
इस तरफ आएगी नॉर्मल रिएक्शन। दो फोर्स लग रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो फोर्स लग रही है ना। एक फोर्स तो लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ, ये सरफेस लगा रही है ऊपर की तरफ, और यही सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही हैं। तो आई होप आपको बेसिक नॉलेज है वेक्टर्स की। अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दो तरह की फोर्स लग रही हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो सेंटर में, इनके सेंटर में एक फोर्स निकाल लेते हैं हम, आर रिजल्टेंट फोर्स इसके सेंटर में निकल जाती है। तो इसी तरीके से सपोज एक फोर्स ऊपर को है एन, एक है यहाँ पे एफ फोर्स। सपोज करके ये ऑब्जेक्ट जो है ना मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये मूव करने वाला है। मान लेते हैं कि अभी इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा ना, ये यहाँ पे फोर्स सपोज करके ये 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगी सरफेस के ऊपर, तो 10 न्यूटन के लगभग ही फोर्स इसके ऊपर लग रही है। तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, तो अभी ऑब्जेक्ट कैसे है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे है। 10 न्यूटन इसको इधर सरफेस लगा रही है, 10 न्यूटन ही मैंने इसको आगे की तरफ लगा दिया। तो भाई अब ये दो फोर्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन और ये, अब इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे भी तो कोई नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा, एक रिएक्शन बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। जैसे आपको बताया, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक ये ए बोल लो, एक ये बी बोल लो, ए और बी का रिजल्टेंट सेंटर में आता है। तो ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आया ये। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एंगल बना दूं मैं, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये एंगल बना है थीटा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद रहे स्टूडेंट्स, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा ये। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ तक एफ एल है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, एफ एल होगा। तो मैंने यहाँ से ऐसे करके डॉटेड लाइन लगा दी और ऐसे करके यहाँ मिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी मेरा एफ एल हो गया। मैंने एफ एल ही ले लिया क्योंकि नीचे भी एफ एल लिखा है, इसको मैंने एफ एल लिख दिया। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एन है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में लिखते थे हम पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये जो एक ट्राइंगल है, देखो ये ऐसे करके एक ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। तो tan थीटा स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास दो ही चीज़ें तो दे रखी हैं, n और एफ एल, परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा एंगल बनता है, टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा, थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा ही है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एफ एल, और बेस कितना है, n। बट वी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और इसके नीचे पहले से ही n था, तो ये n से ये n जाएगा कट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, म्यू एस। सो टेंजेंट थीटा या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स म्यू एस, ये आंसर आ जाएगा, या फिर ये आंसर तो है ही। तो आई होप गाइज ये भी आपको एक छोटा सा आर्टिकल था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पोज करके दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा है तो।